हेलो साथियों, नमस्कार। आज देखिए हम लोगों का जो ये टॉपिक रहेगा क्लास ट्वेल्थ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, यानी कक्षा 12 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा, देखें जो अर्धवार्षिक परीक्षा आपका 2025 में हुआ है, इस पेपर का हम लोग आज हल देखने वाले हैं। यानी कि इसमें जो प्रश्न आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे हम लोग। और ये सब्जेक्ट आपका रसायन विज्ञान है या रसायन शास्त्र भी आप इसे कह सकते हैं। और इसमें ये जो पेपर है ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए, बी और सी। ए में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, बी में आपको लघु उत्तरीय और सी में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ आपको कुछ निर्देश देखने को मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं कि प्रश्नों के उत्तर जो हैं, देखें प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। और इसमें देखें आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसका कहने का मतलब यही है कि खंड अ में यानी सेक्शन ए में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और उसमें से किसी 50 प्रश्न का उत्तर देना है। और ये सभी एक एक अंक के होंगे और उनको एमआर सीट जो मिला होगा काले बाल पेन से, यानी काले रंग का जो वो आपका पेन है ना, नीले से भी कर सकते हैं, है ना। तो अब ये सब आप देखेंगे उसमें। और यहाँ हमारा देखिए जो टारगेट है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। तो पहला प्रश्न आप देखें, ध्यान दें। फर्स्ट क्वेश्चन आप ज़रा चेक करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। संक्रमण तत्व पहले तो ये जान लीजिए क्या है। संक्रमण तत्व का मतलब है, ये जो संक्रमण तत्व है ये क्या है, तो आप जान रहे हैं ये डी ब्लॉक की बात कर रहा है। किसकी बात? डी ब्लॉक एलिमेंट की बात हो रही है। तो डी ब्लॉक में कौन कौन से ये आपके श्रेणियाँ आती हैं, तो जो आप जानते हैं जैसे 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, 6D श्रेणी। बस एक घटा के ही रहता है, जितना टोटल आवर्त 7 है तो एक उसमें से कम करके, और 3D से शुरू है 6D तक है। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलेगा वो सी वाला ऑप्शन आप ध्यान दें, n-1 एक घटा करके ध्यान दें। जैसे चौथा आवर्त है तो 3D कब बनेगा? 3D बनेगा 4 में से एक घटाएंगे तो 4 से एक निकालेंगे 3 मिलेगा ना, 3D। ऐसे ही अगर आप अगले में जाएंगे तो 4D मिलेगा। 4D जो है वो 5वें आवर्त का तत्व है, ठीक है। तो सिंपल ये सब आप थियरी में पढ़े हैं। तो n-1 डी में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और ns 1 से लेकर 2 तक। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, अगर विचार करें कि इसके बारे में, तो एकदम नहीं है, ध्यान दें। अच्छा, एक बात और यहाँ थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कभी अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी, देखिए अगर जानकारी कंप्लीट हमें करना होगा तो आप समझते रहिए कि उसमें समय ज़रूर लगेगा। और टाइम अगर लगेगा तो पूरा डिटेल में देखेंगे तो निश्चित रूप से टाइम तो कुछ न कुछ जाएगा ही। तो अच्छे से देखने के लिए समय देना पड़ेगा। देखिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिए या कभी टाइपिकल एलिमेंट के लिए या कभी नॉर्मल एलिमेंट के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है तो याद रखे रहिए उसका होता है NS 1 से लेकर 2 और साथ में NP0 से लेकर 6 तक। ये किसके लिए है? ये ध्यान दीजिए, टाइपिकल एलिमेंट का है या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का है या नॉर्मल एलिमेंट का है। तो उसके लिए ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर यहीं ध्यान दें, अगर यहीं एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देगा एस ब्लॉक का, तो सिंपल है, ये तो आप जानते हैं कि NS 1 से लेकर 2 तक एस ब्लॉक के लिए। और पी ब्लॉक के लिए अगर कभी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो NS पी ब्लॉक की बात हम कर रहे हैं, ध्यान देना है। NS 1 से 2 तक तो रहेगा और साथ में NP 1 से 6 तक, ये पी ब्लॉक के लिए जब पूछेगा। और डी ब्लॉक के लिए आप पता है यही होगा जो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी अच्छे से फिर से देख लीजिए, ये आपका डी ब्लॉक के लिए होगा। और एफ ब्लॉक के लिए अगर कभी पूछे तो ये भी जानकारी ज़रूरी है, n-2 F 1 से लेकर 14 तक और साथ में
N-1 डी 0 से लेकर 1 तक, और साथ में इसमें जुड़ा रहेगा NS2। ये F ब्लॉक के लिए है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो याद रखे रहिए, थोड़ा समय लगा लेकिन डिटेल में जानकारी हो गई। तो कभी भी अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से प्रश्न आए, चाहे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, टाइपिकल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट, तो आप जानते हैं NS1 से 2 और NP0 से 6। SP, D और F का हमने बात कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा ध्यान दें, निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम है। देखिए अयुग्मित ये पूछ रहा है, अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें तो जान रहे हैं जब 3D10 और 4s2 होता है, लेकिन वही 2 निकल गया 4s से, तो निश्चित रूप से यहाँ तो शून्य है। अच्छा, यहाँ पर 3D6 4s2 वही 4s से निकला, तो 3D6 ठीक, 3D6 और 3D6 में अगर आप भरेंगे D में अगर आप भर के चेक भी करेंगे ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ कितना मिलेगा अनपेयर्ड अयुग्मित 4, यहाँ 4, और इसका 3D8 होता है, 3D8 4s से तो निकल गया, और 8 जब भरेंगे, अभी आप इसी बॉक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें तो 4 आ गया, और इसी में अगर आप अच्छा की जगह 8 भर देंगे, तो ये 7 8 भर देंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर तो 2 बचेगा, और Cu2 में 3D9 आता है तो 1। अब इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित D इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगी, तो अधिकतम कहाँ हो रहा है Fe2+ में, है ना। जानकारी अगर आप देखिए तभी मिलेगी जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके चेक कर लेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है। रंगहीन कहाँ होगा, देखिए रंगहीन वहीं होगा, रंगहीन के लिए ध्यान दीजिए, रंगहीन वहाँ होगा जहाँ पर जैसे D में या तो 0 रहे 0 इलेक्ट्रॉन, या तो D में पूरा 10 इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, यहाँ इतने तक पूरा ऑप्शन ही है दिया। इसका 21 होता है, 21 में से देखिए स्कैंडियम है 21 में से अगर आप यहाँ से 18 तक, तो आर्गन का वही है 18 3 21, मतलब स्कैंडियम 3+ तो नहीं होगा, क्योंकि 3 निकलते ही D में 0 हो गया, है ना, 3 निकला 0 हो गया, क्योंकि S वाला और D वाला वही एक जो होगा वो निकल जाएगा। स्कैंडियम हो गया। अब टाइटेनियम पे आ जाइए, टाइटेनियम 2 निकलेगा, 2 निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर जरा ध्यान दें कि यहाँ तो D0 हो गया, और रंग क्या पूछा है, रंगहीन लग रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पूछा है कि रंगहीन है ना, तो D0 तो इसी में आ गया। और टाइटेनियम में आप जान रहे हैं स्कैंडियम टाइटेनियम 2 वही S वाला निकलेगा, 4s का, तो 2 बचेगा इसमें, तो ये तो रंगीन होगा। Mn ये है, और इसमें भी आप देखें 21, इसका 22 23 24 25 में आप जान रहे हैं 3D5 आ जाएगा, अगर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो, अगर तो यहाँ से गया भी तब भी 5 अयुग्मित, तो D में 5 है तो रंगीन रहेगा। वैनेडियम में जरा आइए, वैनेडियम में से 3 निकालना है, 21 22 23 है, तो 3 निकालेंगे तो आपका S से जाएगा, S से 2 चला गया, और D में 3 है, ध्यान देना 3 है, और उसमें से 1 चला गया, 2 तो बचा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन D। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन अनचुंबकीय है। अब देखिए जरा अनचुंबकीय की बात, अनचुंबकीय मतलब अ से अनचुंबकीय, याद रखे रहिए अ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही अनुचुंबकीय होगा। अब यहाँ तो आप जान रहे हैं 3D8 होगा, 3D8, और इसमें आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3D1 हो जाएगा, क्योंकि स्कैंडियम से 2 निकल रहा है S का, तो D का तो बचेगा। यहाँ से अगर 2 निकाल रहे हैं कॉपर से, तो एक्सेप्शनल भी है, तो एक तो S से निकलेगा, एक D से निकलेगा, तो 3D9 हो गया, और यहाँ से 2 निकलेगा तो 3D10 हो गया, क्योंकि S वाला निकल जाएगा, S का निकल जाएगा, फिर भी आप जान रहे हैं D में 10 बचा रहेगा। अब ये कह रहा है कौन सा अनुचुंबकीय है, जिसमें अयुग्मित है। अयुग्मित ध्यान दें, ये 3D में भी है अयुग्मित, इसमें कितने अयुग्मित होंगे, 2, इसमें 1, इसमें भी 1। अब यहाँ तो ऑप्शन A भी सही है, C भी सही है, D भी सही है ना। या तो दिया होता अनुचुंबकीय नहीं है, तब ऑप्शन B 1 सही निकल जाता। अब 3 ऑप्शन यहाँ सही है, A C D, देखिए है ना, A C D। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि बस बिना जांच किए पेपर में दे दिया गया है। 5वां प्रश्न देखिए, Cr के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, इस आयन का संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा।
क्रोमियम का तो सबको पता है ना, अपवादित होता है। ये आप आर्गन कर देते हैं और उसके बाद 4s1 और 3d5, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक यहाँ से निकाल देना और एक यहाँ से निकाल देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 4s0 और 3d4 बचेगा। कब, जब Cr के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 प्लस, तो 4s0 3d4 ये डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, आप जरा ध्यान दें। छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रथम संक्रमण श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो प्रथम संक्रमण श्रृंखला कौन सा श्रृंखला है, 3D श्रेणी। जो चौथे आवर्त में डी ब्लॉक के जो तत्व हैं जिसे आप 3D श्रेणी कहते हैं, तो इसमें आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद ये मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सब आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आप ध्यान दें, डी AG जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन C1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए C1 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संक्रमण धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण सबसे कम है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी उसी का सबसे कम होगा। तो चेक कर लीजिए, इसमें तो हमें लग रहा है 3d2 आ जाएगा, और EF 3 प्लस का इसका निकालेंगे तो 3d5 आएगा। 3d5 क्यों आएगा, क्योंकि 6 जो था उसमें से भी 3d6 में से भी एक गया है और 4s में से, और इसका कोबाल्ट का अगर चेक करेंगे तो 3d6 इसमें भी है क्योंकि 3 प्लस दिया है, और क्रोमियम वाला 3d 2 इलेक्ट्रॉन गया है तो 3d4 हो जाएगा। ठीक, 3d4। अब देखिए, चुंबकीय आघूर्ण सबसे कम उसी होगा जहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम होगी। यहाँ तो अयुग्मित 2 है और यहाँ 5 है, यहाँ 4, यहाँ 4, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये इसका आने वाला नहीं है, ध्यान रहे, है ना। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न, संक्रमण धातुएं किस ब्लॉक से संबंधित हैं। संक्रमण तो डी ब्लॉक से, एकदम ईजी क्वेश्चन है, इसको कुछ करना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड नहीं है, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, है ना। एक्टिनाइड याद रहेगा तभी तो आप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए, इसको लैंथेनाइड का अलग ट्रिक है, एक्टिनाइड का ये थोड़ा पापड़, इसका ट्रिक भी है, देखेंगे ट्रिकी वीडियोज़ में। थोड़ा पापड़ यू नापो नापो नापो, आम कम बिकेगा, आम एम कम CM बिकेगा, आम कम बिकेगा, और कॉफ़ी ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लगाओ, मैडम नाश्ता यानी NO, और लगाओ LR, ये 14 हो गया होगा। अब इसमें से मिला लीजिए, एक्टिनाइड नहीं है कह रहा है, तो यूरेनियम तो इसमें है, देख रहे हैं, है ना, यूरेनियम है। और आपका TB आप देखें, TB कहीं नहीं दिख रहा है, इसका ऑप्शन यही TB ही हो जाएगा। टर्बियम ये आपका लैंथेनाइड श्रेणी का तत्व है ना, एक्टिनाइड का नहीं है। और CF कैलिफोर्नियम, CF तो है इसमें, और साथ में CM क्यूरियम भी है। तो समझ गए होंगे आप, देखिए याद करना पड़ेगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न आप ज़रा ध्यान दें। 10 नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। 3d10 4s0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रदर्शित करता है। अब 3d10 4s0 ये जिंक ही है जो प्रदर्शित करेगा, जिंक 2 प्लस, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो वही 3d10 ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड में लोहे का ऑक्सीकरण संख्या, पोटेशियम मतलब K4, फेरोसाइनाइड FeCN का होल 6, ठीक, होल 6। अब इसमें ये पूछा गया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड में लोहे का ऑक्सीकरण संख्या, एकदम इजी है, इसी का पूछ रहा है। यहाँ देखिए, 1 K पर 1 प्लस रहता है, 4 K है तो 4 प्लस होगा, तो यहाँ 4 माइनस लिख दीजिए। ठीक है, X और ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख कर तुरंत कर सकते हैं। 1 CN पर 1 माइनस, तो 6 CN पर 6 माइनस। अब ये 6 माइनस से 6 माइनस को कितना प्लस काटा होगा, 4 माइनस बचा है यहाँ, है ना। 2 प्लस रहा होगा, 2 प्लस वही 2 प्लस 2 माइनस को न्यूट्रल किया होगा तो 4 माइनस बचा होगा, तो 2 प्लस देखिए ऑप्शन C में दिख रहा है ना। इस तरीके से निकालेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान दें। संक्षारक ऊर्ध्वपातन का सूत्र है, संक्षारक देखिए क्रोजिव सब्लिमेट इसमें कौन सा है, तो HgCl2 ये आपका है। और एक बात इसे याद रख रहिए, इसको कैलोमल कहते हैं, कैलोमल याद रख रहिए, बहुत प्रश्न पूछता है कैलोमल का सूत्र क्या है।
तो ये है। और ये पारा जो है एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? HgCl2। ठीक है, इसी को आप मर्क्यूरी क्लोराइड कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, ये भी याद रखे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 13 नंबर का प्रश्न देखें। पर मैग्निक एसिड का सही सूत्र क्या है? पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 आप जानते हैं, है ना। तो इसको अगर अलग करेंगे तो यहाँ एक प्लस आ जाएगा, यहाँ एक माइनस, ये वाला जो है इसी के स्थान पे आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन पे एक प्लस रहता है ना, ये प्लस माइनस को न्यूट्रल करेगा तो HMnO4 जो है, HMnO4 जो है इसी को पर मैग्निक एसिड कहा जाता है। तो ये याद रखे रहिएगा, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर का प्रश्न आप ज़रा ध्यान से देखें। अम्लीकृत KMnO4 को रंगहीन किया जाता है। अम्लीकृत यानी एसिडिफाइड KMnO4 इज डीकलराइज्ड बाई, तो इसके लिए तो सबसे बेस्ट SO2 होता है, या फिर क्लोरीन गैस रहे। और यहाँ तो कहीं ऐसा कुछ नहीं, HCl से यही क्लोरीन प्राप्त होगी और वही होगा, तो इसका HCl माना जाएगा आंसर। ठीक है, हाँ देखिए यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। AgNO3 एक लाल अवच्छेद देता है। AgNO3 जो है यह K2CrO4 के साथ देता है, K2CrO4 के साथ ये रेड PPT देता है, तो इसको याद रखे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें। +4 आयन में से किसका 4F उपकोष अर्धपूर्ण है? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे, ध्यान दें। 4F मतलब लैंथेनाइड। लैंथेनाइड में आपके सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, है ना, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, हॉल्मियम, इरिडियम, थूलियम, यटर्बियम और ल्यूटेशियम या ल्यूटेटियम। तो देखिए इसका जो TB है इसको निकालना पड़ेगा आपको, निकालेंगे तो इसी का +4 आयन में से 4F उपकोष जो है अर्धपूर्ण होता है, ये आप कर लेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान दें। निम्न में किसका 5F उपकोष अर्धपूर्ण हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5F सबसेल हाफ फिल्ड? हाफ फील्ड ध्यान दें। अब किसके लिए कहा 5F? 5F मतलब आपको मिलेगा ये, अभी जो बताए नहीं थे आपको, थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, है ना, प्यूमेथियम, अमेरिसियम, और ये है ना क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम। देखिए आपको यहीं बीच से ही यहीं से मिल जाएगा, बीच से ही जो बीच वाले हैं नाम यहीं से मिल जाएगा, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ आपको 5F उपकोष में आधा भरा होगा। एक बात याद रखना है कि इसका तो ऑप्शन अभी अमेरिसियम और क्यूरियम है, इसको आप चेक करेंगे तो पा जाएंगे। एक ये जानते रहिए, ये छोटा सा ट्रिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4F और 5F। 4F मतलब ये लैंथेनाइड है, ये एक्टिनाइड, ठीक है, अलग अलग ये रहेगा। तो इसमें अगर आप कभी भी चेक करेंगे तो F में आपको 2 नहीं देखने को मिलता, ना तो 2 देखने को मिलेगा, F2 आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपको F में 8 देखने को मिलेगा। ये नहीं होता, याद रखे रहना है ना, ये 2 नहीं होते। और उसके बाद जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकालेंगे ना, जनरल क्या एक एक एलिमेंट का आप निकालेंगे तो एकदम ईजिली आप जान लीजिए। जैसे सीरियम का निकालेंगे, और सीरियम का निकालेंगे तो F1 आपको देखने को मिलेगा, है ना, 4F1, और साथ में 3D1, और उसके बाद आपको 6S2। इसी तरीके से आप करते चले जाएंगे। तो 2 नहीं रखना है, 8 नहीं रखना है, ठीक है। 2 नहीं देखने को मिलेगा, 8 देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखे रहेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको लैंथेनाइड में। एक्टिनाइड में देखिए याद रखे रहिए 158, इसमें 28, लैंथेनाइड में 28 मतलब 2 और 8 नहीं रहेगा, और इसमें 158 मतलब 1, 5 और 8 नहीं रहेगा, 1, 5 और 8 नहीं रहेगा। तो इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जान रहे हैं, ईजी है, बस करना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। F उपकोष अर्धपूर्ण होता है, अमेरिसियम और क्यूरियम दोनों का। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखें। C+C1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले एक्टिनाइड हैं। अब इसमें तो आपको देखिए एक्टिनाइड कह रहा है ना, एक्टिनाइड +C1 ऑक्सीकरण अवस्था, +C1 ऑक्सीकरण अवस्था जो है ये मिडल वाला आपको दिखाता है,
लैंथेनाइड के बाद एक्टिनाइड जो है आपका, इसमें अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं सही मिलेगा। समझ रहे हैं? कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दो दो जो जोड़े दिया है ना, ये एक भी नहीं सही है ना, जोड़े वाला नहीं सही है। और वैसे अलग अलग सेपरेट दिया होता तब सही हो जाता। तो वो भी ये नेपच्यूनियम जो आप देख रहे हैं, नेपच्यूनियम, लेकिन यहाँ उसके साथ और इस तरीके से नहीं, आप इसको एक बार चेक भी करिएगा तो नहीं मिलेगा जोड़े के रूप में। रेडियोधर्मी लैंथेनाइड, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। रेडियोधर्मी लैंथेनाइड अगर पूछ रहा है तो पीएम याद रखे रहिए, प्रोमीथियम। यौगिकों का वह युग्म जो एक साथ मौजूद रह सकता है, एक साथ वही मौजूद रह सकता है जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर सिमिलर रहेगा। अब यहाँ तो इसमें देखिए +3 है, यहाँ SN का +2, यहाँ +2 और यहाँ SN का +2। लेकिन ये देखिए इसका हाईएस्ट भी होता है ना, इसका हाईएस्ट भी होता है। ये स्टाइनिक है, स्टाइनस होता तब नहीं रह पाता। ध्यान दें, एक निम्नतम या तो दोनों निम्नतम रहेंगे तब रह लेगा, मतलब अस वाला अगर रहेगा तो एक साथ रह लेगा, या फिर इक वाला रहेगा तब एक साथ देखिए इक वाला रहे। इक मतलब समझ रहे हैं, उच्चतम जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट वो दिखाता है। जैसे ये है फेरिक क्लोराइड, ये है स्टेनस क्लोराइड, तो फेरिक स्टेनस ये तो नहीं रह पाएगा, ये नहीं रह पाएगा, ध्यान दें। और यहाँ देखें मर्क्यूरिक और स्टेनस, ये भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि एक दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना, जानते रहिए। एक दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, एक दूसरे को रिड्यूस कर देगा। यहाँ देखिए फेरस क्लोराइड है और स्टेनस क्लोराइड, तो यही मौजूद रह सकता है क्योंकि दोनों अस लोवेस्ट में हैं। और यहाँ भी देखिए फेरिक और ये पोटेशियम आयोडाइड है, तो ये भी इसको रिड्यूस कर देता है। तो एक दूसरे को वो उसको रिड्यूस करेगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। 21 नंबर का क्वेश्चन आप देखें, चुंबकीय आघूर्ण 2.83 बोर मैग्नेटान निम्नलिखित में से किस आयन द्वारा दर्शाया गया है। देखिए 2.83 है, तो 2 जो लिखा रहता है शुरू में ना, वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वही 2 आप पता कर लीजिए इसमें से कौन सा है। और मुझे लग रहा है कि इसी में है, क्योंकि 3D8 इसका होगा। 4s में से 4s2 होता, अगर 2+ नहीं होता तो वही तो निकल गया है, तो 2 यहीं पे है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। देखते ही क्लियर हो गया। 22 नंबर गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है GD, गैडोलिनियम। अब देखिए गैडोलिनियम का कितना होता है, GD का 64। आइए चेक कर लिया जाए। सीने पर, ये ट्रिक है, सीने पर नदियाँ प्रेम के समय के काट दीजिए समय यूरोपियन यूँ ही गड़गड़ करती हैं, है ना। ये इस तरीके की ट्रिक है, गड़गड़ करती हैं। तब दिन हुआ, तब यानी TB, और दिन हुआ DY, दिन हुआ HO, दिन हुआ और ER, और तुम अब TM, तुम अब YB, यब लाजवाब लगते हो। इस तरीके का एक ट्रिक है, ट्रिकी वीडियोज़ में हमने बताया है। अच्छा, यहाँ GD की पूछ रहा है, GD का, तो इसका तो 58 होगा, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, हाँ 64 होगा इसका गैडोलिनियम का। तो जेनान का 54 होता है, 54 में 7 जोड़िए, 54 में 7 61, D में 1 है 62, और 63 64, ये पहले वाला हो जा रहा है। और एक बात ये कि ये चेक कर लेना है कि अभी हमने कहा था कि F में क्या नहीं होना चाहिए। F में लैंथेनाइड में 28, 2 और 8 नहीं होना चाहिए, तो 7 है, तो ये तो एकदम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 54 में 6 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 2 62, 63 64 यहाँ हो रहा है। लेकिन ध्यान रहे, लेकिन याद रहे कि ये D में 2 नहीं, 3 जगह केवल D मिलता ही है। एक तो आपको वही मिलेगा सीरियम, एक गैडोलिनियम, और एक लास्ट में लॉरेंसियम, वो भी D में केवल एक तीनों जगह रहता है, ध्यान देना है। तो ये तो एकदम नहीं होगा। और F8 हमने बताया ये होता ही नहीं है, 2 8 एकदम नहीं होगा। और लास्ट ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं, अगर यहाँ आप इसको चेक करेंगे तो 54 में 9 1 10 जोड़िए, 54 10 हो तो रहा है, लेकिन ध्यान रहे कि ये मिडल में है ना, 64 कहाँ है, 7वें नंबर पर, तो 4F7 में आ रहा है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। आप अभी हमने दिखाया, अभी 7वें नंबर पाएगा, गिन कर आप चेक कर सकते हैं, या वीडियो पीछे करके आप रोक करके चेक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से वह यौगिक जो अणुचुंबकीय और रंगीन दोनों रूप में है। देखिए रंगीन भी हो और अणुचुंबकीय भी हो, रंगीन और अणुचुंबकीय। तो यहाँ क्रोमियम का अगर +6 है ऑक्सीडेशन नंबर, तो D0 हो जाएगा, +6 करेंगे तो।
और वैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +6 इसका है ना, यहाँ +4 है और +4 में आप जानते हैं टाइटेनियम का 0 हो जाएगा। और सी यू यहाँ जान रहे हैं कितना है, यहाँ पर +1 में है ना, +1 में। अब देखिए ये लेकिन +1 में रहेगा तो एक्सेप्शनल है, 4 से जाएगा 3D 10 रहेगा तो ये तो रंग देगा ही नहीं। और यहाँ भी D0 हो गया, यहाँ D0 हो गया, यहाँ D10 हो गया और यहाँ 6 निकल रहा है तो यहाँ भी D क्रोमियम में से पूरा 5 1 6 पूरा निकल जाएगा अपवादित है तो यहाँ 0 हो जा रहा है। यही आपका इसका कलर भी ब्लू होता है, ध्यान दें, नीले रंग का। तो इसका ऑप्शन सी सही है, नीले रंग का होता है, इसको याद रखे रहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर का, जलीय माध्यम में कौन सा सबसे कम स्थिर है? सबसे कम अगर स्थिर जलीय माध्यम में आप देखेंगे तो इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से, ध्यान दें। जैसे Fe2+ अगर है इसका तो कोबाल्ट 2+ ही आएगा जलीय माध्यम में सबसे कम स्थिर। कोबाल्ट 3+ होता तो ज़्यादा स्टेबल होता, लेकिन 2+ जो है ये कम स्थिर है, ठीक है। और ये तो हो जाएगा, ये निकल भी 2+ और ये भी 2+ रहेगा। लेकिन कभी अगर पूछे आयरन का कौन सा आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो Fe3+ लिखना पड़ेगा, ध्यान देना है। ये कभी कंपेरिजन इस तरीके का अगर पूछ लेता है तो करना पड़ेगा। 25 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आसानी से अपचयित किया जा सकता है? तो आसानी से किसको आप अपचयित कर सकते हैं? ये यहाँ आप ज़रा देखें, वैनेडियम ये तो इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ चार्जेबल है और हर जगह 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है मेटल का, लेकिन यहाँ पर +1 आ रहा है तो यही इसी को आप आसानी से अपचयित कर सकते हैं। ये सी ऑप्शन जो है आपका सही है, ठीक। लोहे की सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था, देखिए अभी ये प्रश्न की हम बात ही कर रहे थे कि ये दे ही दिया है ना। लोहे का सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था +3 होता है ना, +2 नहीं +3, याद रखे रहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण 2.83 बोर मैग्नेटान है। तो 2 आपको अयुग्मित केवल चेक कर लेना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2, ये एकदम साफ मिल गया आपका पहला ही ऑप्शन, इजी क्वेश्चन है, इसको देख के आप कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, COCl NH3 का होल 5 और टोटल इसके ऊपर कितना चार्ज है 2+, संकुल आयन में CO की ऑक्सीकरण संख्या। अब देखिए एक Cl माइनस है, माइनस वाला देखिए CO को 3+ होगा, कैसे पता हुआ? क्योंकि 2+ इसका और एक Cl माइनस वाला जो है वो न्यूट्रल कर गया है ना, उदासीन कर गया है, और वही 3+ है कोबाल्ट के ऊपर। एक Cl वाला उसको उदासीन किए तभी 2+ आ गया, तो 3+ है, कोबाल्ट का पूछा है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। ये ऐसे ही आप देख करके बता देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उभयदंती लिगैंड का युग्म है, मतलब जोड़ा है? उभयदंती क्या होता है? लिगैंड, ऐसा लिगैंड, देखिए लिगैंड किसे कहते हैं? कोई परमाणु या परमाणु का समूह, परमाणु रहे एक ही परमाणु या उसका समूह जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय धातु जो सेंट्रल मेटल होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसको डोनेट करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? लिगैंड कहते हैं, जो लोन पेयर को डोनेट करके बॉन्ड बनाता है। हम लोग यहाँ बात करेंगे उभयदंती, जैसे उभयचर होता है, जल और स्थल पर रहने वाला जीव मेढक, इसी तरीके से लिगैंड भी कुछ होते हैं जो दोनों तरफ से लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। यहाँ कार्बन से भी कर सकता है, नाइट्रोजन से भी, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से कर सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी विलयन में मूलर चालकता सबसे अधिक है? देखिए मूलर चालकता सबसे अधिक उसी का होगा जिसमें आयन अधिक बनेगा। 4 Cl का, एक पूरे जटिल वाले का, तो 4 1 5 यहाँ बन गया, और यहाँ 2 इसका और एक जटिल का, तो 2 1 3 यहाँ बन जाएगा। 3 इसका और पूरे जटिल वाले आयन का, तो 3 1 4 यहाँ हो गया, और यहाँ 1 और ये पूरा इसका 1 1 1 2। तो अधिकतम कहाँ बन रहा है? ये पहले वाले ऑप्शन में 5 दिख रहा है, तो निश्चित रूप से वही ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, K3Cr ऑक्जिलेट है, वो X से रिप्रेजेंट करते हैं इसका। देखिए होल थाइस दिया गया है, इसमें क्रोमियम का समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जितने लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके, तो एक ऑक्जिलेट कितने लोन पेयर देता है? 2, तो 3 दिया है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, जितना एक्सेप्ट कर सकेगा लोन पेयर, है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर जितना ग्रहण कर सकेगा वही होगा, तो ये बात जानते रहिए। तो 6 हो जाएगा। अगर यही पूछ दिया होता कि समन्वय संख्या नहीं ऑक्सीकरण संख्या पूछ दिया होता क्रोमियम का, तब +3 हो जाता, याद रखे रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन। देखिए
निकिल और ग्लाइसिन दिया है, ये ग्लाइसिन का फुल ट्वाइस, इसमें केंद्रीय धातु का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणुवीय संख्या क्या होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, निकिल का यहाँ दिया है, एक ग्लाइसिन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 2 माइनस, एक ग्लाइसिन के ऊपर 2 माइनस, तो 2 ग्लाइसिन है, 2 ग्लाइसिन है, देखिए एक ग्लाइसिन के ऊपर 2 माइनस, तो 2 साइड से लोन पेयर वो देगा, एक ग्लाइसिन लोन पेयर देगा 2, 2 लोन पेयर देगा एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 लोन पेयर में 4, 2 लोन पेयर में 4, और ये 2 है, एक अगर 4 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, एक दिया तो 2 देगा कितना, 2 दूनी 4 लोन पेयर, 4 लोन पेयर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, और निकिल के ऊपर यहाँ 2 कितना प्लस है जान रहे हैं, यहाँ निकिल के ऊपर यहाँ पर निकिल के ऊपर कितने चार्ज पॉसिबल हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2, हाँ 2 प्लस होगा, ठीक 2 प्लस होगा, और यहाँ कुछ देखिए चार्ज भी लिखना चाहिए था, चार्ज नहीं लिखा है, ध्यान दें कितना चार्ज लिखना चाहिए था कि 2 दूनी 4, 2 कैंसिल करेगा, यहाँ 2 माइनस भी इसको लिखना चाहिए था, क्यों, क्योंकि एक पर अगर 2 होता है, एक पर अगर 2 होगा तो 2 पर कितना होगा, 2 दूनी 4 माइनस, 4 माइनस में से 2 प्लस अगर न्यूट्रल किया 2 माइनस तो बचेगा ही, यही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे यहाँ अभी लाइट जो है वो कटा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा है, चलिए उससे कोई लेना देना नहीं, हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ बात कर रहे थे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, तो निकल पर 2 प्लस मतलब निकल का 28 होता है, तो निकल गया 26, 26 में 8 जोड़िए 34, तो 34 से आ गया इसका प्रभावी नाभ की आवेश, ठीक। तो देखिए ये 32 का जो है ऑप्शन बी सही होगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए। 33 नंबर का क्वेश्चन आप जरा ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन सा CrCOX में X का सही मान है। अब X का सही मान, क्रोमियम का वही ऑक्सीडेशन नंबर आप देखें, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 6, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संकर आयन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय मतलब डायामैग्नेटिक, देखिए इंग्लिश में यानी जोड़े में डायामैग्नेटिक, यहाँ लिखा है ना, ये डायामैग्नेटिक यानी कि पेयर्ड जो होगा, पेयर्ड। इसमें आपको एक बड़ा अच्छा ट्रिक है कि केवल आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये, उसमें आपको लिगैंड का, हाँ लिगैंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो होता है, ये आपका ये CO है, ये पेयरिंग करवा देता है ना। इसके बेसिस पर आप देख करके ही सी ऑप्शन लगा सकते हैं, समय आपका बच जाएगा। CuSO4 × 5H2O, देखिए ये आपका, इसी को आप गंधक तृतीय कह देते हैं। कॉपर सल्फेट, ये है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, है ना। तो इसको किस प्रकार दर्शाया जाता है, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे एक तो Cu का देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ना वो 4 होता है, और यहाँ 5 अंदर कर दिया है तो ये तो कट जाएगा, और यहाँ पर 3 तो दिया वाटर का 3, और यहाँ सल्फेट पर 2 चार्ज होता है, 2 माइनस, तो 3 2 5, ये भी नहीं पॉसिबल है। सी ऑप्शन ज़रा देखें, 4 है अंदर, 4 है एकदम ठीक है। वाटर का इसमें कितना मॉलिक्यूल है 5, और यहाँ बाहर 2 दे दिया, तो 4 2 6, ये संभव नहीं, ये यही 2 नहीं रहेगा, H2O केवल रहेगा, तब ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। तो याद रखे रहिए 1H2O यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अब उस फार्मूले के बेसिस पर आप देखेंगे तो तभी हो पाएगा। 4 1 5 ही जल के अणु होने चाहिए, तो सी ऑप्शन सही होगा जब यहाँ पर 2H2O नहीं, ऑप्शन सी में एक ही H2O रहेगा। 36 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा देखिएगा, निकिल और ये ऑक्जलेट आयन जो है वो 3 है, और 4 माइनस में निकिल की समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकिल का पूछा है, तो निकिल का तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाए, एक ऑक्जलेट जो होता है वह 2 देता है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं। 37 नंबर का क्वेश्चन ज़रा ध्यान दें, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम आयनिक चालकता दर्शाएगा। जिसमें आयन ज़्यादा बनेगा वही अधिकतम दर्शाएगा, एकदम सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। तो ये तो आप ऐसे देख करके भी बता सकते हैं, है ना। देखिए इसमें 3 3 1 4 बन रहा है, यहाँ 2 1 3 बन रहा है, यहाँ 4 1 5 बन रहा है, इसी के सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। आयनिक चालकता अधिकतम, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। 38 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान से देखें,
Ca2+ आयन के साथ एक अष्टफलकीय संकुल बनाने के लिए कितने EDTA अणुओं की आवश्यकता होगी? EDTA मतलब जान रहे हैं, EDTA अणुओं का पूछ रहा है, अणुओं नहीं, अणु अगर देखिए एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो होता है, एसीटेट है। देखिए ज़रा समझिए एक बार थोड़ा, EDTA, ई मतलब एथाइलिन, डी मतलब डाइएमीन, टी मतलब टेट्रा, ए मतलब एसीटेट है। अगर इसके ऊपर ऐसे बना करके दिया रहे 4-, अगर ऐसे बना के दिया रहेगा तब ये 6 लोन पेयर एक अणु इसका डोनेट कर सकता है, मतलब हेक्साडेंटेट लिगैंड है ये। कैसा है? हेक्साडेंटेट लिगैंड है ये, ध्यान देना। लेकिन अणु कह रहा, आयन यहाँ कहना चाहिए था, अणु न कह के आयन लिखना चाहिए, ठीक है। तो 4-, इसका हम थोड़ा संरचना आपको बना के फटाफट दिखा दे रहे हैं। एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन तो होता है C2H4, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ सिंगल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ज़रा ध्यान दें, ये आपका एथिलीन डाइएमीन में NH2 H हटा दीजिए, एसीटेट जोड़ दीजिए, CH2 देखिए, ध्यान देना है, इधर देखिए जगह नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम बताते हैं आपको। देखिए एथिलीन C ऐसे बनाएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और साथ में हाँ देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, CH2 हो गया। अब यहाँ पर आप जोड़ देंगे N से एसीटेट का क्या फार्मूला होता है? एसीटेट आयन एसिटिक एसिड से बना है, तो CH3 से एक H हटा देंगे तो CH2 बचेगा, CH2COOH, काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, CH2COOH, ठीक है। ऐसे यहाँ भी आप ज़रा देखें, जगह जो है बहुत कम है, यहाँ भी आप वही जोड़ेंगे, CH2C एकदम ऐसे जोड़ दीजिएगा, ऐसे ही यहाँ जोड़ दीजिएगा CH2COOH, और यहाँ जोड़ दीजिएगा, ठीक है, CH2COOH प्लेस ना होने के कारण। तो अब आपको यहाँ से देखिए H ये निकलेगा तो एक माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ से H जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, ऐसे इधर माइनस, तो 4 माइनस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ चारों जगह से लोन पेयर डोनेट करेगा, और नाइट्रोजन 2 है, एक तो यहाँ से डोनेट करेगा और यहाँ नाइट्रोजन है, ध्यान दें, यहाँ से भी डोनेट करेगा, तो 4 2 6 इस तरीके से हेक्साडेंटेट लिगैंड हो गया। और देखिए इसके पास खुद है सॉरी, देखिए मौसम बड़ा ख़राब चल रहा है, एक ही है, देखिए Ca2+ आयन के साथ एक अष्टफलकी, मतलब 6 बॉन्ड बना लेगा, तो ये अणु नहीं, अगर यहाँ पर आयन दिया होता तो और अच्छा, ठीक है। वैसे इतना बड़ा ये है इसका स्ट्रक्चर कि इसको अणु ही बोला जाता है, ये भी जानते रहिए, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ ब्रैकेट बना के 4- लिखना चाहिए था, तो एक ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, तो जानते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, COH2O6Cl2, ये बाहर की तरफ है, इसके जलीय विलयन में कितने आयन उत्पन्न होते हैं? तो 2 1 3 होगा, 3, थोड़ा जल्दी देख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एल्युमिनियम की समन्वय संख्या, देखिए एल्युमिनियम का आप 3D कक्षक जो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एल्युमिनियम में चेक करेंगे तो ये आपको 6 मिलेगा, समन्वय संख्या एल्युमिनियम का अधिकतम 6 देखने को मिलेगा। पोटेशियम फेरी साइनाइड ध्यान दें, में लिगैंड तो यही है, अगर पूछा होता केंद्रीय धातु पर कितना चार्ज होगा, फेरी साइनाइड दिया है, फेरो साइनाइड में Fe2+ होता है और फेरी साइनाइड में Fe3+ होगा, ध्यान देना। तो फेरो साइनाइड, फेरी साइनाइड, बट यहाँ लिगैंड पूछा था तो लिगैंड तो यही Cn होगा, अगर धातु आयन पूछा होता तब यहाँ पर Fe3+ हो जाता। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संकुल में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है? ऑक्सीकरण अवस्था शून्य आपको देखने को मिलेगा यही ऑप्शन बी में, क्योंकि CO के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो इसके ऊपर शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इसका K4 FeCN6 का IPACN, पहले धनात्मक का नाम बोल लेते हैं और कितना है वो नहीं बोलते, टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलेंगे, केवल पोटेशियम, तो पोटेशियम, और इसके बाद लिगैंड का नाम कितना है संख्या वो बोलना पड़ता है ना। तो हेक्सासाइनो या हेक्सासाइनाइडो दोनों सही है, तो हेक्सासाइनो या साइनाइडो ये सही है। और ऋणात्मक वाला ध्यान दें, ऋणात्मक वाले पार्ट जो होता है, अगर वो जटिल आयन बना रहा है तो ये जटिल तो बना ही रहा है,
ऋणात्मक वाला, ये धनात्मक वाला शुरू में है, और जटिल देखिए ये ऋणात्मक वाला है, तो उसके अंत में 8 जोड़ देते हैं, इसलिए हेक्सासाइनोफेरेट हो गया। Fe को यहाँ हम लोग फेरम, उसके लैटिन नाम के अंत में 8 जोड़ते हैं, तो फेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट, और Fe के ऊपर कितना चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर वही उसी का छोटे कोष्टक में लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं, ये भी जानते रहिए। तो +2 है, सिंपल, अभी निकाले भी थे हम लोग स्टार्ट में, तो ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। ठीक, सॉरी ये मेरा तबीयत जो है थोड़ा ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखें 44 नंबर का क्वेश्चन, जटिल यौगिक। जटिल यौगिक ये इतना दिया गया है, इसके संभावित समावयवियों की कुल संख्या। संभावित समावयवी अगर आप निकालेंगे तो इसमें से एक एक घटाते चले जाइए। 4 है, 4 ये तो पूरा एक हो ही गया। एक बार अब फिर 3 कर दीजिएगा, यहाँ 3 करिएगा, Cl इधर लाइएगा, फिर 2 कर दीजिएगा, फिर 2 Cl इधर लाइएगा, 1 करिएगा, फिर इधर Cl लाइएगा। ठीक है, इस हिसाब से 4 बार ये होगा, तो ये 4 बन सकता है अधिकतम, बना के आप देख लेंगे, वही जैसे अभी हमने बताया। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। ज्यामितीय समावयवता इसमें कौन सा प्रदर्शित नहीं करेगा, ये चेक करना है आपको। तो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करने वाला, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें ज्यामितीय समावयवता कौन नहीं प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ सिंपल है कि आप केवल ये देख लीजिए, जब लिगैंड सारे समान ही हैं तो यहाँ नहीं प्रदर्शित करेगा। वैसे भी इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये नहीं दिखाएगा। ज्यामिति में आप जानते हैं सिस ट्रांस होना चाहिए, तो यही नहीं करेगा। 46 नंबर क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखें, CONH3 का होल 4 Cl2 बाहर Cl, ये क्या दर्शाएगा, तो ये आपको प्रकाशिक आयनीकरण, ये ज्यामितीय ही दिखाएगा, ध्यान देना। 46 नंबर का क्वेश्चन जो है ये क्या दिखाएगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखें, 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकाशिक रूप में सक्रिय नहीं है। प्रकाशिक रूप में सक्रिय, ये ट्रांस वाला जो आप देख रहे हैं, ट्रांस वाला, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये होने के कारण ये सक्रिय नहीं है। ठीक है, तो ये इसका ये वाला स्ट्रक्चर जो है प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं है, ट्रांस वाला, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर क्वेश्चन आप जरा ध्यान दें, K4 एफिशिएंट 6 ये हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन सिंपल है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें आप थियरी पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इसके 6 हेक्साडेंटेट लिगैंड हैं, तो ये क्या क्या दिखा सकता है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग कर देगा, तो D2 पहले लिखा जाएगा, D2sp3 कोई ऑप्शन ही नहीं है, D2sp3 ये होगा। ठीक है, ये हो जाता लेकिन ये sp2 लिख रहा है, तो D2sp3 इसका सही संकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर का देखें, 49 नंबर क्वेश्चन में CONH3 का होल 4 Cl2 का इसका आकार पूछ रहा है। इसका आकार ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर प्लेनर होता है। कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होता है, वर्ग समतलीय होता है, ये थोड़ा सा याद रखे रहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सबसे मजबूत क्षेत्र लिगैंड कौन सा है। इसमें ऑप्शन में जितना दिया गया है, इस ऑप्शन में तो आपको Cl मिलेगा, वैसे CO होता है। 51 नंबर PT प्लेटिनम के साथ ये पायरिडीन दिया है, और NH3 ABCD, हाँ ये देखिए, ये M ज़रा देखिए इसको ध्यान से, M A अलग अलग है, और ये B, ये देखिए BR C, और ये D इस तरीके का है। तो ये कितना बनाएगा जान रहे हैं, 4 लिगैंड है, 4 है, तो एक कम ही बनाएगा, ध्यान दें, एक तो फिर मैच करने लगेगा, उसे आप करेंगे तो ये 3 बना सकता है। कितने ज्यामितीय समावयवी होंगे इसमें, 3 हो सकता है, ध्यान देना है ना। आप इसको चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा अधिकतम कितना बना सकता है, ये 3 बना सकता है। ठीक है, मिलाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा देखें, 52 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक है। ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब ऐसा कोई यौगिक जहां मेटल डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। मेटल डायरेक्ट किससे जुड़ा होगा, कार्बन से, तो टाइटेनियम से कार्बन ये जुड़ेगा, यही लग रहा है।
यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा मेटल से, यहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ भी। हाँ, पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। 53 नंबर, 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। ध्यान दें किस में हो सकता है, और ये मुझे CU में ही नज़र आ रहा है 2+, क्योंकि एक एक्सेप्शनल है ये। 4S से एक जाएगा, 3D9 हो जाएगा, तो यही बनाएगा ही, ये देख करके ही बना दीजिए। आगे देखें 54 नंबर, एथिलीडीन डाइब्रोमाइड। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कहा होता एथिल ब्रोमाइड तब तो ये हो जाता, और यहाँ ये कहा है एथिलीडीन, एक ही कार्बन पर, यही बी वाला सही है, एथिलीडीन डाइब्रोमाइड। और ये क्या है, एथिलीन डाइब्रोमाइड ये है। IPSC नाम अगर कभी कहेंगे तो एथेन 1,2 डाई, देखिए 1,2 डाइब्रोमो एथेन इसी कह देंगे, 1,2 डाइब्रोमो एथेन, या इसी को एथिलीन डाइब्रोमाइड कहते हैं। और ये क्या है, एथीन, ये तो एल्कीन हो जा रहा है ना, एथिलीडीन कह रहा है, तो ये बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान देना क्वेश्चन कैसा है उसके हिसाब से आंसर होगा। 55 नंबर, CpH5Cl प्लस AgF से ये फ्लोरो एल्केन आप बना रहे हैं, स्वार्ट से रिएक्शन होता है, ये स्वार्ट से रिएक्शन। ध्यान दें जैम डाई ब्रोमाइड, मतलब एक ही कार्बन पर दोनों ब्रोमीन होने चाहिए, ऐसा ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। कहाँ है ये, आपको ऐसा कहाँ देखने को मिल रहा है, ऐसा ऑप्शन बी में। ठीक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन। 57 नंबर के क्वेश्चन में C6H5CH2Cl प्लस के Cn, तो ये तो सिंपल है, एक्वस मीडियम में दिया गया है, एक्वस मीडियम में है तो Cl के Cl अलग हो जाएगा और Cn वही जुड़ जाएगा। तो ये आपको, ये बी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, यही है। अच्छा, इसी कार्बिलेमीन रिएक्शन भी आप कहते हैं, है ना, यानी कि कार्बिलेमीन रिएक्शन नहीं, सॉरी, ये कार्बिलेमीन नहीं है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अगर हाँ एक बात यहाँ ये जानना था, देखिए थोड़ा सा, अगर यहाँ पर AgCl के Cl के प्लेस पर AgCl रखा गया होता तब NC यहाँ जुड़ जाता, Cn के स्थान क्या जुड़ जाता, NC। याद रखे रहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम वही बताने वाले थे। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद क्या होगा। MgCl Br में Br पर प्रीफर करेगा जुड़ना, तो Br पर जुड़ेगा, तो ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी पर। कहाँ मिल रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का देखिए प्रश्न है, 59 नंबर क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। देखिए निम्नलिखित अभिक्रिया में A तथा B क्या है। A तो आपका हो जाएगा वही Br पर जुड़ेगा, तो Br पर जुड़ेगा, तो ये आपका B वाले में है ना, और साथ में ये CH3CHO जुड़ेगा, CH3CHO, और उसके बाद इसका एसिडिफिकेशन, क्योंकि NH4Cl से HCl निकल जाएगा, एसिडिफिकेशन हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, सामान्य ताप पर निम्नलिखित में कौन सा द्रव है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ ध्यान दें द्रवीकरण जो है वो बढ़ता जाता है, तो ऑप्शन ए सही होगा, और सभी गैस हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अग्निशामक में पायरीन CCl4 का किया जाता है। इसे पायरीन भी कहा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेदनाहारी एनेस्थेटिक, तो क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म है ना, ये ध्यान दीजिए कि इसे जहरीली गैस भी बनती है, फास्जीन गैस, तो ये भी याद रखे रहें। 63 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा देखें, 63 नंबर का क्वेश्चन, 63 नंबर के क्वेश्चन में आपको मिलेगा एल्कोहलिक के OH के प्रति सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है। एल्कोहलिक के प्रति, यहाँ रिजोनेंस स्टेबलाइजिंग भी होगा, तो यहाँ से ब्रोमीन जाएगा और यहाँ से H, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये एकदम ये आपका रिजोनेंस स्टेबलाइजिंग, यही बी वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। 64 नंबर, SN1 अभिक्रिया में अधिक तेज। SN1 जानते हो आप, 2 स्टेप रिएक्शन होता है, इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होता है वो ज़्यादा तेज़ी से देता है कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसका ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है, ध्यान देना है, पूछा जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, पैराटोलुडीन एवं क्लोरोफार्म एल्कोहलिक के OH के साथ, ये कार्बिलेमीन है ना। पैराटोलुडीन क्या है, ये बेंजीन में जैसे ये टॉलुइन तो आपको पता है, ये हो गया CH3,
और यहीं NH2 आप जोड़ देंगे ना, इसी को पैराटोलुडीन कहते हैं। CH3 जोड़ दिए, टोलुइन केवल NH2 नहीं जोड़े थे, तो ये पैराटोलुडीन हो गया। अब इसी के साथ क्रिया करवाना है तो NH2 के प्लेस पर NC आ जाएगा। यही है कार्बिलेमिन रिएक्शन, रोटेन एक जैसा इसका स्मेल आता है, सड़े अंडे जैसा गंध देता है, और ये इसी को आप कार्बिलेमिन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन AgNO3 के साथ सफ़ेद अवक्षेप देता है? तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पर कार्बोकेटायन जहाँ बनेगा उससे Cl जो जुड़ा रहेगा, तो ये तो बन जाएगा, उसका नेक्स्ट यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ भी अंदर डबल बॉन्ड आएगा तो उसका नेक्स्ट यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं होगा, तो A और C इसका ऑप्शन D सही होगा। ऑप्शन D इसका सही हो रहा है। क्या? ऑप्शन D। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान से देखें, 67 नंबर। C6 प्लस Cl2, और ये सनलाइट में अभिक्रिया होगी, तो सनलाइट में तो अभिक्रिया हो, या अगर आप इसको हीट भी करते हैं तब भी C6H6Cl6 है, मतलब सारे डबल बॉन्ड हट जाएंगे, क्लोरीन जुड़ जाएगा, और इसी को गमेक्सीन कहते हैं। ध्यान दें, अगर यहीं सनलाइट नहीं होता, डार्क होता, और किसी लुइस अम्ल की उपस्थिति में क्रिया जैसे FeCl3 की उपस्थिति में होता डार्क में, तब क्लोरोबेंजीन केवल बनता। ध्यान देना, लेकिन यहाँ याद रखे रहिए कि ये जो है गमेक्सीन बनेगा। नेक्स्ट CH3MgBr एक ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक है, जिसका कारण क्या है? मेटल से कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए, तो यहाँ तो मेटल है लेकिन हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं। यहाँ देखिए कार्बन से मैग्नीशियम जुड़ा है, तो ये सही हो जाएगा, मेटल से कार्बन, ऑर्गेनोमेटेलिक। क्लोरोफॉर्म किससे प्राप्त किया जा सकता है? क्लोरोफॉर्म हाइलोफॉर्म रिएक्शन आप सुने होंगे कि सेकेंडरी एल्कोहल जो होगा वो देता है, एक एथिल एल्कोहल देगा, सेकेंडरी एल्कोहल देगा, और एक जो आपका ये ग्रुप अगर कहीं रहे, देखिए CH3CO है ना, ये ग्रुप कहीं अगर मिले, सिंगल बॉन्ड है, ये हाइलोफॉर्म रिएक्शन ये देगा, सेकेंडरी एल्कोहल देगा या एथेनॉल देगा, तो यही वाला पकड़ लेना है। सेकेंडरी एल्कोहल, तीन चीज़ें जो हमने बोला, मेथेनॉल में तो हो ही नहीं सकता, प्रोपेनॉल में भी नहीं होगा, प्रोपेनॉल 1 दिया, प्रोपेनॉल 2 हो सकता है, देखते हैं, प्रोपेनॉल 2 हो सकता है, हाँ यही होगा। क्यों? देखिए इधर से ये अच्छा जगह जोड़ लेंगे, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल है, तो ये एकदम आपका करेक्ट हो गया, डी वाला ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्जीन का सामान्य सूत्र, फास्जीन COCl2 होता है, यही हो जाएगा जब यहाँ 2 हो जाएगा, है ना, COCl2, ये फास्जीन गैस का सूत्र है, ये शायद मिसप्रिंट हुआ है, यही ऑप्शन सी तब सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप ज़रा देखें, 71 नंबर का प्रश्न आप ध्यान से देखें, 2A + B = C + D प्राथमिक अभिक्रिया के लिए आणविकता है। प्राथमिक मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो बस डायरेक्ट आप रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल हैं काउंट कर लीजिए, 2 1 3, 2A है और 1 B है, तो 2 1 3, ये आपका 3 हो गया। नेक्स्ट 72 नंबर का प्रश्न, अगर T½ = दिया है, T½ = 1/Ka हो, तो रासायनिक अभिक्रिया का क्रम क्या होगा, है ना, क्रम यानी ऑर्डर, देखिए बॉन्ड ऑर्डर, ये कहने का मतलब है, तो सिंपल है, ये आप लोग T½ = 1/Ka लिख रहा है, और हमें ये पता है कि T½ ध्यान दें, बार बार मिटाना पड़ेगा, T½ प्रोपोर्शनल किसके होता है, किसके समानुपात में होता है, T½ प्रोपोर्शनल 1/A, ये कांस्टेंट है, उसको तो हटा दिए, n-1, ठीक है, तो आप इसको निकालेंगे अगर A⁻n-1, ये A के बराबर यानी कि A⁻1 हो जाएगा, तो n-1 = 1, n-1 = 1, तो n बराबर कितना, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2 आ जाएगा, कितना आ रहा है इसका, 2 आ जाएगा, 2 कितना क्रम आएगा, 2, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कैथोड पर डिस्चार्ज की गई स्पीसीज धनात्मक होती है, कैथोड पर डिस्चार्ज पूछ रहा है ना, देखिए रिडक्शन होगा, अगर धनात्मक होगा, जहाँ धनात्मक होता है वही तो रिडक्शन होगा, वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो धनात्मक याद रखे रहिए। AgNO3 विलयन में 108 ग्राम चांदी जमा करने वाली विद्युत की मात्रा, AgNO3 का 1 मोल जो है 108 ग्राम चांदी, ये तो एक होता ही है वही उतना, तो 1 फैराडे, सी ऑप्शन सही होगा, 1 फैराडे जो है ये किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम के,
तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का संचालन करता है? फ्यूज्ड, गलित NaCl। फ्यूज्ड मतलब जिसको जैसे नमक को ले करके आप इतना हीट करिए कि वो मेल्ट कर जाए, उसी को फ्यूज्ड कहते हैं। CO2 में से विद्युत नहीं चलेगा, ब्रोमीन में से भी नहीं चलेगा क्योंकि यह धातु है, और सिलिकन है तो इसमें भी नहीं चलेगा। ये फ्यूज्ड ए वाला जो है ये ऑप्शन सही होगा। 76 नंबर का प्रश्न, एक सेल में रिडॉक्स अभिक्रिया की व्यवहार्यता के लिए EMF हमेशा धनात्मक होना चाहिए। ठीक है। 77 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पानी में एक गैर इलेक्ट्रोलाइट के 0.05 मोलर विलयन का हिमांक बिंदु है। तो हिमांक बिंदु के लिए देखिए, पहली बात तो ये जल का ये फार्मूला होता है। हिमांक में अवनमन जो है डेल्टा TF इज इक्वल टू ये 1/2 गुणांक I, तो यहाँ नहीं भी लेंगे आप, तो यहाँ केवल आप लिख दीजिए ये KF इंटू मोलैलिटी M लिख देते तब भी हो जाता। ठीक है, मोलैलिटी। तो यहाँ पर इसका शुद्ध जल के लिए इसका वैल्यू होता है, ये याद होना चाहिए, 1.86 डिग्री सेल्सियस होता है, और मोलैलिटी इसका दिया है 0.05, गुणा कर देना है केवल। ठीक है, 0.05 ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करके चेक करना पड़ेगा। 5×30 5×8 40 3 43 और 5×1 5 5×4 9। ठीक है, 2 2 4 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, तब 10 लगाना पड़ेगा। 0.003 देखिए, ध्यान दीजिए, 0.093 ये इतना आ गया। और अब अगर आपको इसमें इतना देना लिक्विड वाटर से, हाँ, अब इसका वो निकालना पड़ेगा जब तो आप इसको फ्रीजिंग पॉइंट जल का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में से इसको घटाइए, 0 डिग्री सेल्सियस में से माइनस कर दीजिए डेल्टा TF को, डेल्टा TF यही अभी आपने इतना निकाला है, तो इसको आप घटाएंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ये माइनस में ही आ जाएगा, यही माइनस जहाँ लिखा हो उसी टिक कर दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि 0 तो 0 ही है, ये माइनस चिन्ह इसके साथ जुड़ जाएगा, ये थोड़ा क्लियर करना था, नहीं तो गलत हो जाता। शुद्ध जल का मोलरता कई बार हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ये घनत्व तो बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से आप निकालेंगे, तो 1000 मिलीलीटर जैसे वो आपका ग्राम में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो 1000 में वही जल का अणुभार 18 से भाग देंगे, 55.5 आ जाएगा। सिंपल है ये, तो देखते ही आप बता देंगे। 79 नंबर का क्वेश्चन है, HCl एवं H2O का एजियोट्रॉपिक मिश्रण में है। एजियोट्रॉपिक मिश्रण में क्या है, देखिए HCl जो होता है ना, इसमें 20.2% होता है, बड़ा महत्वपूर्ण है, 20.2% होता है। ठीक है, और शेष बचे कितना, ये आपका 100 में से घटा दीजिएगा, वो जल बच जाएगा 78 हाँ 78 क्या 79.8 आ जाएगा, है ना, 78 हाँ 79.8 आ जाएगा। ठीक है, वो निकाल के चेक कर लीजिएगा, यही इसका सही है जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना। HCl 20.2% होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में। 80 नंबर का प्रश्न देखेंगे हमने, 25 डिग्री सेल्सियस पर उच्चतम ऑस्मोटिक दाब निम्नलिखित में किसके 0.1 मोलर विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। सबसे ज़्यादा आयन कहाँ बनेगा, यहाँ पर 2 1 3 3 यहाँ बनेगा, यू ग्लूकोज तो आयनाइज नहीं होगा, वो 1 के रह जाएगा, इसमें 2 रहेगा, यूरिया 1, सबसे ज़्यादा यहीं बन रहा है, यही होगा। ठीक, तो इस तरीके से। अच्छा, ये सेक्शन A का क्वेश्चन सारा हम लोग सॉल्व कर लिए, है ना। सेक्शन B में अब ये आदर्श मोलरता एकदम इजी क्वेश्चन है। आदर्श स्थिर क्वाथी आवश्यक गुणधर्म मोलर चालकता, विद्युत अघटनी सेल, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ईंधन सेल, एकदम इजी क्वेश्चन। प्रथम कोट की प्रक्रिया, जिंक और जिंक 2+ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एकदम छोटे बच्चों वाला सब है। एक्टिनेट संकुचन क्या है, दोहरा लवण और जटिल लवण, ये थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, है ना। डबल साल्ट में जैसे आपका ये सब आ जाएगा, पोटासिलम आ गया, है ना, पोटासिलम, मुहर साल्ट और ये कार्नेलाइट, है ना, ये सब आ जाएगा। और जटिल लवण में जैसे K4 या Fe6, ठीक, इसमें ये आयोनाइज होगा ना जटिल लवण, तो एक जरूर जटिल आयन देगा। और दोहरे लवण में, डबल साल्ट में जब ये आयोनाइज होगा ना, तो ये सरल आयन में आयोनाइज हो जाता है। लिगैंड क्या है, हम लोग बीच में भी बात किए थे कि जैसे जो कोई परमाणु है या परमाणु का समूह जो युग्मित इलेक्ट्रॉन
डोनेट करके बंध बनाता है, उसी को आप लिगैंड कहते हैं। प्रभावी नाभ की संख्या क्या होती है? प्रभावी नाभ की संख्या जैसे किसी भी ये आपका जैसे देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी नाभ की संख्या जिसे आप कहते हैं, तो जैसे अभी आपसे पूछा जाए इसी का K4Fe का होल 6, इसमें पूछेगा तो यह केंद्रीय धातु पूछता है, तो होता ये है, आप इस तरीके से निकालते हैं इसको, इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो +2 आएगा। फिर कितना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है, ध्यान दें, डोनेट कितना कर रहा है, 6 लोन पेयर, और 6 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 12, 6 दूनी 12, और Fe का 26 होता है क्रमांक, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 24 बचा। ठीक है, अब यही जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आपका क्या हो गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। 24 और 12 जोड़ेंगे 36। ठीक है, इसी तरीके से निकालते हैं, सिंपल है, आप ये कर सकते हैं। आयनन समावयवता, आयनन समावयवता क्या है? आयनन समावयवता में देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे जब वो उसका आयन जरूर बदला रहेगा। ठीक है, आयन जो है वो बदला रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का ही ये क्वेश्चन है। आयन जब आयोनाइज होगा कोई कंपाउंड, अगर आयन उसके बदले हुए हैं और उसका अणुसूत्र समान है तो उसी को आयनन समावयवता कहते हैं। SN1 अभिक्रिया एकदम सिंपल है, ये आप कर लेंगे। इस 2 स्टेप रिएक्शन होता है ना। इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और ये सॉल्वेंट का नेचर डिपेंडेंट होता है कि वो, और साथ डिपेंडेंट ये होता है कि अभिक्रिया जो है वो कैसी होगी, मतलब विलायक जो होता है, विलायक पर निर्भर करता है, जबकि SN2 में ऐसा कुछ नहीं होता। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो होता है वो सबसे ज़्यादा ये फिजिबल प्रोडक्ट बनाता है, उसके बाद 2 डिग्री है ना कार्बोकेटाइन। तो सिंपल है, ये सब आप पढ़ें। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हुंस डीकर अभिक्रिया भी आप जानते हैं। हुंस डीकर में वही है ना, सिल्वर साल्ट आप कार्बोक्जिलिक एसिड आप लेंगे और उसका ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। तो हुंस डीकर अभिक्रिया सिंपल है, ये सब आप पढ़े हैं, कर लेंगे। और यहाँ पर पूछ रहा है H2SO4 दिया है ना, सांद्र H2SO4, तो यहाँ पर आर्थ्रो पोजीशन पर SO3H जोड़ दीजिएगा, ऐसे आर्थ्रो पोजीशन पर, ये तो Cl जुड़े रहेगा, आर्थ्रो पोजीशन पर SO3H है ना, सल्फोनिक ग्रुप, और साथ में पैरा पोजीशन पर भी जोड़ दीजिए, है ना, ये सल्फोनेशन है, क्या है, सल्फोनेशन, पैरा पोजीशन पर, मतलब लास्ट में SO3H जोड़ेंगे। और ये कम बनेगा इसलिए ये माइनर है और ये मेजर है, 80% यही बनता है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ये मेजर है और ये माइनर है। तो A ये हो जाएगा और B आपका ये हो जाएगा, ये भी पूछ रहा है, कर देंगे। DDT का संरचना सूत्र क्या होगा? तो देखिए DDT का संरचना सूत्र इसको बनाते हैं, ध्यान से देखिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल। देखिए एथेन की बात की तो एथ 2 कार्बन, इसको ये ऐसे बना दीजिए, यहाँ क्लोरीन जोड़ दीजिए, और यहाँ भी कुछ इस तरीके का, और यहाँ क्लोरीन 3 जोड़ दीजिए, ठीक, और यहाँ हाइड्रोजन। तो ये DDT यही है। देखिए यहाँ जुड़ा है डाइक्लोरो, और फिर ये डाइफेनिल, और ये ट्राइक्लोरो, और एथेन 2 कार्बन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ये आपका क्या है? ये है आपका क्या कहते हैं, ये कीटनाशक है। ये फ्रियान का क्या उपयोग है? रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग होता है ना, प्रशीतक मतलब ठंडा जिसे करे। और ये नाइट्रेशन है। ये आर्थ्रो पोजीशन पर, जैसे अभी यहाँ पर ऐसे पैरा पोजीशन पे भी जोड़ दीजिए, है ना, पैरा पोजीशन पर, जैसे यहाँ Cl जुड़ा है, Cl ऐसे आप यहाँ पर जोड़ दीजिए NO2, ठीक, यही मेजर प्रोडक्ट है, अधिक बनेगा, ये तो माइनर है, तो A यही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दीर्घ उत्तरी में दिया है समन्वय यौगिकों, वर्नर सिद्धांत, संयोजकता बंध सिद्धांत, ये सब आप एकदम सिंपल है, सब देख लेंगे, थियरी पार्ट है, बहुत काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। संक्षारण से आप क्या समझते हैं? वो संक्षारण मतलब जंग लगना, है ना, और हिमांक का अनुमान वही अभी आ गया, डेल्टा TF = KF इंटू मोलैलिटी। आर्हेनियस समीकरण क्या है ये बता दे रहे हैं। आर्हेनियस समीकरण आपका ये K = A e⁻⁻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 ⁻
टी। ठीक है, ये आपका आर्हेनियस इक्वेशन है। ठीक,
जैसे कभी अगर इसमें पूछा जाता है कि इसमें के क्या है, ए क्या है, ई क्या है, तो ये सब आप लिख सकते हैं आसानी से, है ना। जैसे अब पूछ लिया गया कि बताइए के क्या है, तो रासायनिक अवक्रिया का दर स्थिरांक है। रासायनिक अवक्रिया का दर स्थिरांक ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल कारक, यानी पूर्व घातांकी कारक है। और आर क्या है, ई ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा। आर क्या है, ये तो आप आदर्श गैस स्थिरांक है। टी क्या है, परम ताप है। ई क्या है, कभी कोई पूछे ई, तो ई नेचुरल लघुगणक है, नेचुरल लाग है, यानी कि प्राकृतिक लघुगणक है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में अपने मित्रों को भी साझा कर दीजिएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। धन्यवाद।